बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। पहली बात तो मैंने ये अर्ज़ करना थी कि यूट्यूब चैनल मेरा पाकिस्तान में ब्लॉक किया हुआ है, आप तक नहीं पहुँच पा रहा। लेकिन आप VPN के ज़रिए अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह आप मेरे चैनल तक एक्सेस हासिल कर लेंगे, रसाई हासिल कर लेंगे, आप मेरे व्लॉग सुन सकते हैं। और VPN पे जाइए और पहले आपको कोई 40-50 सेकंड जो है वो ब्राउजिंग पे होगा, लेकिन उसके बाद जो है मेरा वीडियो, मेरा व्लॉग जो है वो आप तक पहुंच जाएगा और वो प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो एक तो ये, क्योंकि हम बोलते हैं जी सच और हक, जो सही बात है वो बता रहे हैं और वो बातें बताते हैं जो पाकिस्तान में जिन पे कहने पर पाबंदी है। इसलिए ये आप भी और जितने भी आपके दोस्त हैं उनको भी ज़रूर बताइएगा। मैं अपना काम मुस्तकिल तौर पे कर रहा हूँ। पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि उससे जुड़ी हुई कुछ बातें इस व्लॉग में हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन मज़ीद आई हैं और वो भी वाशिंगटन से आई हैं। और मेरी पाकिस्तान के जो सिफारत खाना है वाशिंगटन में, उससे ज़रा कुछ दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात हुई और कुछ बात हुई हमारी वहाँ पे जो हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उनसे भी बात हुई। तो क्या पल्स क्या चल रही है और क्या सिचुएशन चल रही है, इस बारे में आपको मैंने कुछ बातें बतानी है। लेकिन पहली खबर एक मैं आपके सामने रखता हूँ। खबर है पाकिस्तान से मुतालिक। तो इस खबर से ही बहुत अच्छी तरह आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान के हालात किस कदर परेशान कुन हैं। और इसीलिए जनरल आसिम मुनीर साहब पे अब प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इंटरनली फौज के अंदर से भी अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि जनाब ज़िद छोड़ें। और ये ज़िद वाली बात नहीं है, ये कोई ज़ाती मफाद की बात नहीं है और ये ज़ाती मामलात नहीं है। ये इदारे का मसला है, ये पाकिस्तान का मसला है और पाकिस्तान के मफादात का मसला है। और जब पाकिस्तान के मामलात हों, कौमी मफादात हों, कौमी मामलात हों, तो फिर ज़िद नहीं होती, इंतकाम नहीं होता, बुग़्ज़ नहीं होता, माजी में नहीं जीना होता, आगे बढ़ना होता है। ये उनको भी बड़े अच्छे तरीके से समझाने वाले समझा रहे हैं। क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करूं। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बात है वो कर रहा हूं। तो पहली ज़रा खबर ले लें कि एक साल में, सिर्फ एक साल में 28,000 पाकिस्तानियों ने यूरोप में पनाह की दरखास्तें दी हैं। सियासी पनाह और सिक्योरिटी रीजंस, कोई भी वजूहात हैं। और यूरोपीय यूनियन के इदारा बराए पनाह गुज़ीन की ये रिपोर्ट है। और उन्होंने कहा है कि अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024 के दौरान एक साल के अंदर 28,000 पाकिस्तानियों ने यूरोपीय यूनियन प्लस ममालिक में पनाह लेने के लिए दरखास्तें दी हैं। और ये तादाद इस कदर ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि किस कदर ये ज़्यादा तादाद है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। लोग वहाँ से निकल रहे हैं और भाग रहे हैं। और क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। झूठे बेबुनियाद मुकदमात चल रहे हैं, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को मान नहीं रहे, अदलिया को दबाया हुआ है, मीडिया को दबाया हुआ है और चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। इसलिए अब बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं। और जो रिपोर्ट है, अक्टूबर में पाकिस्तानियों की जानिब से 3400 के करीब यूरोप में पनाह की दरखास्तें मौसूल हुई। सिर्फ एक महीने में 3400 दरखास्तें मौसूल हुई। और रवां साल इसी महीने में आदाद शुमार में जो है वो कमी देखी गई। तो ये सिचुएशन जो है वो प्रेशर आ रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा दरखास्तें वसूल करने वाला मुल्क इटली था, जिसके बाद फिर फ्रांस है, यूनान है, जर्मनी है। यहाँ पे बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने दरखास्तें दी हैं कि जनाब हमारे मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, हमारी जान माल आबरू वहाँ पे महफूज नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे आ रहे हैं। दरखास्तों पर 20,000 फैसले जारी किए गए और इनमें से 12% दरखास्त दहिंदगान को पनाह गुज़ीन का दर्जा या ज़ैली तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, यानी कि उनको एंटरटेन किया गया। तो ये सिचुएशन तो जनाब है हमारी। और इसी तरीके से पिछले दिनों आपने सुना होगा चेयरमैन नैब को भी। तो चेयरमैन नैब ने भी कहा कि हमारे जी 18 लाख लोग जो हैं वो नौजवान पढ़े लिखे, 12 लाख या 18 लाख वो चले गए हैं। तो तादाद इससे कहीं ज़्यादा है जो कि शिफ्ट हो रहे हैं। और ये ओवरऑल सिचुएशन बता रहा हूँ। तो इसलिए जब बात आती है फिर इन चीज़ों को, जब आप देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज का भट्ठा दोबारा से बैठना शुरू हो गया है और वो जो मसनूई तरीके से उसको उठाया जा रहा था, वो 3 दिन के अंदर अंदर ही
وہ تقریباً کوئی 9,000 پوائنٹس نیچے آ گئی ہے. 9 بھی نہیں بلکہ 12,000 پوائنٹس، 1,17,000 تک پہنچ گئی تھی، وہ 5,000 پہ آ گئی ہے پچھلے جو جمعے کو کلوز ہوئی ہے. تو یہ صورتحال چل رہی ہے. اب آتے ہیں ذرا اس ساری سچویشن کا پاکستان پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، کیونکہ مشورہ یہ دیا جا رہا ہے کہ جناب ٹکرا جائیں، اور بالکل فکر ہی نہ کریں سر، آپ ٹکرا جائیں. ہم امریکہ سے بھی ٹکرا سکتے ہیں، ہم برطانیہ سے بھی ٹکرا سکتے ہیں، ہم بس ٹکرا جائیں. تو یہ اور پھر ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ جناب جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لیں. تو میرا خیال ہے ایسے بیہودہ الفاظ تو استعمال نہیں ہونے چاہیے، اور نہ ہی کسی بھی طرح سے یہ ہونا چاہیے. اب آتے ہیں خبروں کی طرف. جی میری بات جو ہوئی اس میں سائفر جو ہے وہ آ چکا ہے اسلام آباد، اور ہماری اپنی امریکہ میں موقع ہمارا سفارت خانہ. سائفر کیا ہوتا ہے جی؟ خفیہ ایک دستاویز ہوتی ہے جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ سچویشن کیا ہے. تو ایک سائفر آ چکا ہے، اور میری جو بات تھی انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے آج کل بہت زیادہ انڈر پریشر ہیں، اور وہاں سے بھی اسلام آباد اور راول پنڈی سے بھی ہم پہ بہت پریشر ہے. تو ہم بہرحال آگاہ کر رہے ہیں، اور جو ہم نے اپنی رپورٹ بھیجی ہے اس میں یہی ہے کہ 20 جنوری کے بعد صورتحال پاکستان کے لیے، پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے کوئی اچھی نہیں ہوگی. اور اس لیے مشورہ یہ دیا جا رہا ہے کہ معاملات اپنے ٹھیک کریں عمران خان صاحب کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، کیونکہ یہ صورتحال جو ہے آگے کنٹینیو نہیں ہو سکتی کسی بھی صورت میں، کیونکہ آگے جو ٹیم آ رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، وہ بہت ہی ہارڈ جو ہیں، ہارڈ ٹاکر ہیں، یعنی کہ سخت گیر لوگ ہیں وہ، اور بہت جاندار قسم کے لوگ ہیں. اور پھر یہ کہ وہ ہیں بھی سارے کے سارے پرو پی ٹی آئی آپ کہہ لیں، وہ کم از کم پرو نون لیگ نہیں ہے. اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امریکن چیپٹر ہے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور ان کے ساتھ وہ مسلسل رابطے میں ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کابینہ میں ایک نہیں، دو نہیں، 3 سے بھی زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ کلوز ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ. تو ان کی ڈیلی بیسس پہ ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اور یہ کام بھی ہو رہا ہے. اسی لیے ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ان کے آنے سے پہلے ہی جو ہے انفارمل وے میں واشنگٹن کے پیغامات آنا شروع ہو گئے ہیں، انفارمل وے میں، غیر سفارتی، کیونکہ ابھی تک انہوں نے اپنی پوزیشنیں نہیں سنبھالی. 20 جنوری کے بعد یہ سچویشن ہوگی. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اپنا ہی سفارت خانہ، دوسری جانب بھی فوج کے اندر سے بھی جو پریشر آ رہا ہے وہ یہی ہے جناب کہ آپ اب بات چیت کا آغاز کریں، اب یہ پرانی ضد ود چھوڑ دیں. ہم اس سے آگے یہ اب نقصان ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ جو عمران خان صاحب نے جو کام کیا ہے وہ ہے کہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، وہاں کے جو طلبہ و طالبات ہیں وہ بہت زیادہ وہاں پہ صرف اور صرف وہ ایک ہی بات سنتے ہیں، اور وہ ہے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ سنتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. اور جو کچھ اس پچھلے 2.5 سال اور خاص طور پہ پچھلے 2 سال میں آصم منیر صاحب کے دور میں ہوا وہ ورسٹ ہے، اور اس کو تو کسی بھی صورت میں نہیں. اور آخری جو اسلام آباد کا قتل عام ہے اس کو بھی جو ہے وہ ہر جگہ جہاں جاتے ہیں یہ سوالات ہو رہے ہیں. اور اب کور کمانڈرز جو لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں، 3 سٹارز ہوتے ہیں، وہ از خود اب بات کرنے لگے ہیں طلبہ و طالبات سے، خود کھل کر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، مذاکرات ہی واحد حل ہے، گولی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، گولی سے مسئلے حل نہیں ہوتے، اور ہم تو اپنی قومی مفاد اور قومی سلامتی کے لیے سارے کام کر رہے ہیں. اور ہمارا بالکل کام نہیں ہے کہ ہم بیانیاں بنائیں اور بیانیاں کو توڑیں، اور اس طریقے سے یعنی کہ انڈائریکٹ وے میں وہ کنوے کر رہے ہیں کہ ہم تبدیل ہو رہے ہیں. تو یہ تبدیلی جو ہے یہ تب آئے گی جب ہم دیکھیں گے آن گراؤنڈ، جب یہ چیزیں آئیں گی. اور اسی طریقے سے جی جو دوسری جانب آصم منیر صاحب پہ ایکسٹرنل پریشر جو ہے، ان کے اپنے دوست، میں نے کچھ باتیں پچھلی دفعہ بھی بتائی تھیں، ادھر سے بھی اطلاع آئی ہے کہ آپ عمران خان اور پی ٹی آئی کو انگیج کریں. اور اسی لیے اب جو ہے چیزیں جو کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب
स्पीकर कौमी असम्बली के ज़रिए के मामलात को हल करने की कोशिश की जा रही है और मामलात को संभालने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, बड़ी कि इमरान खान साहब को बहुत अच्छी तरह पता है और मुझे भी अंदाज़ा है कि ये मुज़ाकरात जो है ना, मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी, MQM, ये सारे के सारे मुज़ाकरात जो हैं ये ड्रामा है और ये महज ड्रामा है और इनका अभी भी इमरान खान निशाना है। और ये नहीं चाहते किसी भी सूरत में कि नून लीग खास तौर पे नहीं चाहती, नून लीग तो बिल्कुल नहीं चाहती कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों और इसलिए वो कोई ना कोई ऐसा काम करते रहते हैं। तो लिहाजा नून लीग से हटकर मुज़ाकरात जब भी होंगे, ये मुज़ाकरात जब भी होंगे, मुज़ाकरात होंगे जी इमरान खान के मिलिट्री लीडरशिप के साथ। और ये मुज़ाकरात, मैं अगली बात बताऊं कि ये किसी पार्टी लीडर के ज़रिए नहीं होंगे, ये मुज़ाकरात होंगे इमरान खान साहब की फैमिली के ज़रिए। जब भी बातचीत ओरिजिनल जो मुज़ाकरात होने हैं, जो सही मानों में जिसे मुज़ाकरात कहते हैं, राजदारी में, वो मुज़ाकरात वहीं से होंगे। वो अलीमा खान साहिबा के ज़रिए हों या बुशरा बीबी के ज़रिए हों, इसके अलावा कोई और विंडो नहीं है, क्योंकि बाकी जितने भी लोग हैं वो उनमें बहुत कम लोग हैं कि वो बात कर सकें इमरान खान साहब के साथ। ज़ाहिर है उनकी फैमिली मेंबर्स तो बात कर सकते हैं, खुल के कर सकते हैं और एतमाद भी कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ ऐसे कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर दिल भी हैं और कुछ शरारती भी हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है और वो सुन बुन लेने की कोशिश करते रहते हैं। तो वो भी एक एलिमेंट है और इसीलिए इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बातचीत का इख्तियार है वो जिसको दिया हुआ है, मुझे अच्छी तरह बहुत अंदाज़ा है, तो वही चैनल काम आएगा। बाकी ये जो हो रहा है जी, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट गिलानी साहब, ये सारी बातें जी कॉस्मेटिक्स मेजर्स हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, अलबत्ता अब आसिम मुनीर साहब के पास जी क्या ऑप्शन हैं? अगली बात यह है कि आसिम मुनीर साहब के पास ऑप्शन जी बहुत महदूद हैं, क्योंकि हमारी इतनी पसली नहीं है फ्रैंकली कि जनाब हम पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, इतनी पसली नहीं है कि वो खड़े हो सकें, क्योंकि हमारा बोझ जो है वो अभी, हमारी मईशत जो है वो इतनी ख़राब है कि हम नंबर वन, हमारी मईशत बहुत ख़राब। दूसरा, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा पेवस्त है वो है प्रो अमेरिकन। हम अमेरिका और उसके इत्तेहादियों से अलग नहीं हो सकते और ये बहुत बड़ी शिफ्ट जो है जिसे कहते हैं, क्योंकि हम बैन बैन तो चल सकते हैं और कहीं हम इनकार भी कर देते हैं, लेकिन हम उस कैंप से नहीं निकल सकते, ये बात जहन में रखिएगा। और ना ही हमारा कोई बोझ फिलहाल इतना उठा सकता है। तो इसलिए वाशिंगटन से जो मैसेज आएगा वही रियाज में भी वही मैसेज जाएगा और वही यूएई में भी जाएगा। तो ये दो हमारे ब्रदर मुल्क हैं, यूएई और सऊदी अरब, जिनका बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ जो एक बहुत रोल है, मेन रोल होता है हमेशा हुकूमतें बनाने और गिराने में। NRO 1 हुआ तो भी यूएई और सऊदी अरब, NRO 2 हुआ तो भी यूएई और सऊदी अरब इन्हीं के ज़रिए से हुआ था। तो अब जो है, अब भी मुज़ाकरात अगर हुए तो वो इसी तरीके से होंगे, इमरान खान साहब के होंगे, बराह रास्त होंगे, लेकिन हमारी जनरल साहब के पास एक ही ऑप्शन है कि वो इस हारे हुए रजीम से अपने आप को अलग कर लें। अगर इस हारी रजीम से अपने आप को अलग कर लेते हैं, इनसे फॉर्म 47 वापस ले लेते हैं और इनको कह देते हैं कि जनाब बहुत हो गई, झूले आपने ले लिए, लेकिन आपने पिछले 2 सालों में किया कुछ भी नहीं, मुझे भी डुबोया और खुद भी डूबे। तो ये सिचुएशन चल रही है। तो देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अब आवाज़ें हर तरफ से आ रही हैं कि जनाब इमरान खान से मुज़ाकरात करें और हर सूरत में करें, और उसके कुछ इशारे जो हैं वो मिल रहे हैं इस सेंस में भी कि अभी कहा जा रहा है कि अलकादे ट्रस्ट का जो केस है वो उसका फैसला मौखर कर दिया जाएगा। फिर कल तोशाखाना केस था, उसको 24 या 26 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया, 26 दिसंबर तक मुलतवी किया गया। ये पहली दफ़ा है कि 5 दिन के लिए मुलतवी किया गया, वरना होता नहीं है। तो इस तरह से चीज़ें भी कुछ आ रही हैं। फिर
عدلیہ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جناب معاملات اب شاید وہاں سے بھی پھر وکلا تنظیمیں میدان میں آ رہی ہیں، اور جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ ان کو سنبھالنے والے، کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ہماری جو جعلی سرکار کی جو پشتبانی کر رہی ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی پشتبانی بائیڈن انتظامیہ کر رہی تھی، تو بائیڈن انتظامیہ ہٹ گئی ہے اور ٹرمپ انتظامیہ آ گئی ہے، اور اسی طریقے سے یہ جب آئے گا، افیکٹ آئے گا گراس روٹ لیول پہ، تو اس کا پھر فائدہ تو کسی نہ کسی کو تو ہوگا، اور اس کے انشاءاللہ جو ہے وہ فائدہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام ہوں گے، آئین ہوگا، ہمارا قانون ہوگا، ہماری جمہوریت ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔